हेलो दोस्तों, जायसवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुपम शर्मा। जैसा कि परंपरा चली आ रही थी जायसवाल सर के द्वारा कि एसीएफ रेंजर के जो पेपर हुए हैं पिछले सालों में, उस पेपर का जो डिस्कशन है हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट का करेंगे। तो मैं अनुपम शर्मा इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है कि ये एसीएफ रेंजर के 2017 का पेपर मेरे पास है और ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन मैं देख रहा हूं अभी आपके साथ में, और उसका जो सेट है वो है सेट ए। तो अभी मैं सेट ए को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो हम अभी जो क्वेश्चन देखेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 से। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जो मेरे हाथ में पेपर है मैं उसको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए, ये जो पेपर है वो केमिस्ट्री से ही शुरू हुआ है, तो पहला ही क्वेश्चन है वो, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये केमिस्ट्री से ही शुरू हो रहा है। सेट ए जो है हमारा, ये है पेपर सेकंड पार्ट 1 और ये है एसीएफ रेंजर का 2017 का सेट ए का केमिस्ट्री का पोर्शन। और ये जो पोर्शन है उसमें जो है हम पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं जो केमिस्ट्री से शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो मैं फिर से रीड कर देता हूं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये मैंने हिंदी में बोला और इंग्लिश में अगर देंगे तो एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज। तो पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझे। जाने से पहले, ऑप्शंस देखने से पहले उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। मतलब कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी और कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। तो अनुत्क्रमणीय, चूंकि पूछा है इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी और कौन सी अनुत्क्रमणीय होगी। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के लिए और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के लिए पहले मैं अनुत्क्रमणीय को ले रहा हूं। अनुत्क्रमणीय अगर बोलता है कोई अभिक्रिया इरिवर्सिबल हो रही है, इरिवर्सिबल अगर है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला तो होता है उसके चिन्ह से ही पता चलता है, पर एग्जामिनर चिन्ह तो वहां पे सबके लिए फॉरवर्ड में लिया हुआ है ऐसे। एक तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह ऐसा होता है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अगर मैं यहां पे उत्क्रमणीय को डिफ कर रहा हूं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए चिन्ह ऐसा होता है। तो पहला तो है चिन्ह से ही मुझे पता चल जाएगा कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो यहां पे फिलहाल चिन्ह जो 4 ऑप्शंस में दे रहा है वो सभी में इसी चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है और पूछ रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होगी। तो अब साइन से हम यहां पे पता नहीं लगा पाएंगे, चिन्ह से हम अभिक्रिया में पता नहीं लगा पाएंगे। तो फिर दूसरे और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से और तरीके होते हैं जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी या अनुत्क्रमणीय होगी। तो मैं अगर अनुत्क्रमणीय की बात करूं तो ये पहला क्राइटेरिया मैंने बता दिया। दूसरा क्राइटेरिया यह होता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए यदि उत्पाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि उत्पाद अवक्षेपित हो जाए, अवक्षेपित या पीपीटी फॉर्म कर ले, अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोग तो प्रेसिपिटेट बना ले। अगर प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बनाता है या अवक्षेपित हो जाता है या ठोस अवस्था में चला जाता है, अवक्षेपित होने का ही मतलब होता है ठोस अवस्था में चला जाना, या तो इस टर्म का इस्तेमाल करेगा ये रहेगा या तो ये टर्म आएगा। तो अगर वो ठोस अवस्था में चला जाता है या अवक्षेपित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। तीसरा तरीका अनुत्क्रमणीय के लिए, यदि उत्पाद गैसी हो जाए, गैसी हो और इवॉल्व हो जाए, मतलब गैस जो है वो बाहर निकल जाए, तो भी ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय हो जाएंगी। तो अनुत्क्रमणीय के लिए आपने 3 कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन साइन से ही पता चलेगा। अगर कोई अभिक्रिया ऐसे लिखी है ए ग्रीज आउट बी, तो हम बोलेंगे ये अनुत्क्रमणीय है, या इसको ऐसे लिख देगा, ए ऐसा लिख देगा, तो हम बोलेंगे साहब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो पहला क्राइटेरिया साइन से ही होता है। दूसरा क्राइटेरिया अनुत्क्रमणीय के लिए है कि अगर उत्पाद में कोई चीज अवक्षेपित हो रही है या उत्पाद ठोस अवस्था में बन रहा है तो ऐसी अभिक्रिया भी क्या होती है, अनुत्क्रमणीय हो जाती है। तीसरा क्राइटेरिया कि यदि उत्पाद में कोई गैसियस कंपोनेंट आ गया
या गैस बन रही है और वो चीज इवॉल्व भी हो जा रही है। देखिए ऐसे एरो से बना के दिखाएगा तो ये चीज इवॉल्व हो रही है, या तो सिर्फ गैस लिखा होगा केवल। दूसरा अवक्षेपित हो रही है ऐसा लिखा होगा, या डाउनवर्ड एरो बना होगा उसके बाजू में, तो इसका मतलब होता है वो चीज अवक्षेपित हो रही है। या वो ठोस में होगा तो उसके नीचे एस लिखा होगा, उसकी फेज मेंशन किया होगा, उसकी अवस्था बताया होगा कि वो ठोस में आ गया कि द्रव में है कि गैस में है, ये अवस्था वहां पे मेंशन हो जाएगी। तो यदि उत्पाद गैसी है या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी, अनुत्क्रमणी हो जाएंगी। और अगर ठोस और गैस में नहीं है तो वो अभिक्रियाएं सारी उत्क्रमणी रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अब हम ऑप्शंस को देखें। अगर हम ऑप्शंस पे आ जाएं तो अब इस कॉन्सेप्ट को हटा के हम अगर ऑप्शंस पे चलते हैं तो इसका जो पहला ऑप्शन जो दे रहा है, तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा है, मैं थोड़ा तेजी के साथ लिख दे रहा हूं, AgNO3 प्लस HCl ग्वीज आउट AgCl प्लस HNO3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं इसके नीचे लिखा है AQ, इसके नीचे लिखा है AQ, इसके नीचे लिखा है S और इसके नीचे लिखा है AQ। AQ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वो जलीय माध्यम में है। मैंने आपको केवल ठोस और गैस के बारे में जिक्र किया, लिक्विड के बारे में जिक्र नहीं किया। तो आप अगर गौर से देखें तो ये जो उत्पाद आपका बन रहा है, ये AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है, वो आप देख रहे हैं वो आपका S लिखा हुआ है। तो S लिखने का क्या मतलब निकला? S लिखने का मतलब ये निकला कि ये जो उत्पाद आपका है वो उत्पाद आपका जो है वो सॉलिड फेज में चला गया है, और सॉलिड फेज में जाने के कारण ही ये क्या हो जाएगा, आपका ये अनुत्क्रमणी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? मतलब ऑप्शन ये सही नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणी है इसमें से। तो दूसरे ऑप्शन में अब आते हैं। दूसरा ऑप्शन लिख रहा है 2Na प्लस 2H2O ग्वीज आउट 2NaOH प्लस H2, और H2 के बाद में एक अपवर्ड एरो लगा दिया है। तो जो कॉन्सेप्ट में हम चलते थे कि हमने बताया अगर उत्पाद में कोई गैसी कंपोनेंट है या वो गैस इवॉल्व हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है, तो वो सारे के सारे रिएक्शन अनुत्क्रमणी कैटेगरी में, इरिवर्सिबल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन भी हो गया सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन था। अब आते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है NaOH प्लस एसिटिक एसिड ग्वीज आउट सोडियम एसीटेट और प्लस H2O। फिलहाल इनने कहीं भी फेजेस मेंशन नहीं किया है, मतलब इसमें अवस्था नहीं बता रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उनकी फेजेस मेंशन नहीं करता है तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को ये एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर चल रही होगी, या यूं बोले कि 25 डिग्री टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग अपने कमरे का तापक्रम मानते हैं, आदर्श तापक्रम, उस तापक्रम पर यह अभिक्रिया हो रही होगी। और इस तापक्रम पर ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो जली, जिसको हम AQ से दिखाते हैं, एक्वस होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो था वो सही था कि ये जो अभिक्रिया है वो एक उत्क्रमणी अभिक्रिया थी। अब चौथे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि चौथा ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन जो यहां लिखा हुआ है वो है लेड नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ, बना यहां पे PbI2 और साथ में बना NaNO3। तो ध्यान दीजिएगा, ये PbI2 जो बना है लेड आयोडाइड, ये जो होता है वो ठोस अवस्था में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि उत्पाद ठोस अवस्था में चला गया, तो ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत।
तो आपका जो सही ऑप्शन था वो था सी, क्योंकि ये जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ये बेसिकली उदासीनीकरण की अभिक्रिया है कि जहां पे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, ये अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। वैसे तो ये फैक्ट है कि जितनी भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणी होती है, पर आपको मैं तरीका बताया कि अगर फेजेस मेंशन होगी, उनकी अवस्थाएं दी होंगी, तो उस आधार पे आप कैसे पता लगाएंगे कि वो अभिक्रिया उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है। तो आप उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। सेट ए का केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सेट ए के दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सीक्वेंस में ये दूसरा ही क्वेश्चन है क्योंकि पहला पार्ट केमिस्ट्री का ही है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। क्वेश्चन ये बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन है। ये क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो तापीय विघटन हो रहा है वो रिएक्शन आपको दे दिया, ये रिएक्शन आपको दे रहा है, ये रिएक्शन दिया है। ये ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर। ट्रायंगल का मतलब आप शायद समझते होंगे, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना। किसी रिएक्शन में अगर ग्वीज आउट के ऊपर ये त्रिभुज बना हो, ट्रायंगल बना हो, तो इसका मतलब होता है कि इस कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया तापीय विघटन, मतलब ताप के द्वारा इसका विघटन किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का या चूने का पत्थर का तापीय विघटन है। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बंद पात्र में उत्क्रमणी होगा। ठीक, बंद पात्र में उत्क्रमणी होगा, यह पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि खुले पात्र में अनुत्क्रमणी होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोनों, मतलब सही है दोनों। और चौथा दिया हुआ है कि क्रिया का समीकरण गलत है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसके लिए एक क्राइटेरिया और लगता है और वो होता है पात्र बंद होना चाहिए। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो हमेशा क्लोज कंटेनर पे होती है। ओपन कंटेनर में कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाती। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। कंटेनर शुड बी क्लोज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि उसमें से गैस निकल जाती है बाहर। अब कोई चीज बाहर निकल रही है, इसका सीधा मतलब है कि बाहर तभी निकल पाएगी जब कंटेनर कैसा होगा, ओपन होगा, खुला हुआ होगा, उसी से ही वो क्या हो पाएंगी, बाहर निकल पाएंगी। तो आपसे बोल रहा है कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होगी क्लोज कंटेनर पे। अब कंटेनर को यहां पे टारगेट बनाया हुआ है, कंटेनर को यहां पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसने कंटेनर को क्राइटेरिया बनाया है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा खुले पात्र में होती हैं। तो इसके जो पहले के जो दोनों ऑप्शन थे वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पे सी वाला, क्योंकि सी ऑप्शन बोला है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो दोनों ही क्या है यहां पे, करेक्ट हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद पात्र में होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में होती है। ये कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है टेफ्लॉन का एकलक है। देखिए, टेफ्लॉन एक बहुलक होता है। और बहुलक क्या होता है मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि बहुलक होता है कि जब एक ही प्रकार की या भिन्न प्रकार की एक समान यूनिट आपस में जुड़ जाएं तो उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। और इस फिनोमिना को बोलते हैं बहुलीकरण। तो उसमें एक एग्जांपल ले रहा है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन बनता कैसे, मैं यहां पे रिएक्शन में अगर आपको शॉर्ट में दिखा दूं तो टेफ्लॉन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। यह है टेफ्लॉन की रिएक्शन, यह बन गया आपका टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो बन रहा है, तो टेफ्लॉन एक बहुलक है और उसका ये एकलक है। तो एकलक जो दिया हुआ है, ये मैंने इसका एकलक लिया हुआ है यहां पे। और इसका जो अगर आप वो देखिए, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अगर इसका नाम देखेंगे तो ये है टेट्राफ्लोरोइथिलीन।
ये है टेट्राफ्लोर, 4 फ्लोरीन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो एल्कीन है, और चूंकि 2 कार्बन है इसी कारण वो एक इथिलीन है। तो ये है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है? एकलक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर। तो टेफ्लॉन का ये एकलक है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया, और ये जो बना आपका ये है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये इसका एकलक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। और टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन का यूज कहां होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। टेफ्लॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स में होता है, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी होता है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से जो कंटेनर होते हैं जिसमें कि एसिड को स्टोर करना होता है, क्योंकि एसिड को आप स्टोर नहीं कर सकते ना, तो प्लास्टिक में, तो कांच में टूट जाएगा और प्लास्टिक में उसको गला देगा, और टीन में रखेंगे तो उसमें रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो टेफ्लॉन कोटेड जो ड्रम्स होते हैं उसमें रखा जाता है, तो टेफ्लॉन का यूज वहां किया जाता है। टेफ्लॉन के नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनते हैं। आप देखिए खाने के जो बर्तन होते हैं, जैसे तवा वगैरह होता है, कढ़ाइयां होती हैं, जैसे डोसा वगैरह बनाने के लिए जो होता है वो टेफ्लॉन कोटेड होता है। खास तौर से दूसरा यूज, चूंकि इसकी इनर्ट प्रॉपर्टी होती है, तो टेफ्लॉन का यूज हम लोग गाड़ियों के ऊपर जो टेफ्लॉन कोटिंग कराते हैं, आपने सुना होगा, नई गाड़ी खरीदते हैं तो लोग टेफ्लॉन की कोटिंग करा देते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने के कारण क्या होता है कि सरफेस के ऊपर क्रिया नहीं होने देता। तो जैसे धूप, पानी, बरसात में आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो उसकी चमक नहीं जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो टेफ्लॉन एक इनर्ट कंपाउंड होता है, जिसका कि ये सब पॉपुलर यूज होता है, जो मैंने इसी के साथ आपको एसोसिएटेड बता दिया। पर क्वेश्चन एक्चुअली में ये पूछा था कि टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है। तो ये उसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, पर मैं उसको शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूं। बोला है कि पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। देखिए, आवर्त सारणी में जो स्थिति होती है, अगर हम एसीएफ के सिलेबस में जाके देखें तो उसमें एक पोर्शन था कि धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति और अधातु की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है। तो आपको यह पता होगा कि आवर्त सारणी जो होती है वो कौन सी आवर्त सारणी हम यहां पे फॉलो करते हैं। आवर्त सारणी बेसिकली 2 होती है मेन तौर पे, एक होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरी होती है आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम जो फॉलो करते हैं आज की डेट में वो होती है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने। मोस्ले की ये आवर्त सारणी है, जो अक्सर आप बुकों में जो भी आवर्त सारणी देखते हैं उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। समूह चलते हैं वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे, और आवर्त चलते हैं हॉरिजेंटली, मतलब बाएं से दाएं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सबसे पहले समझना है। अब बात आती है कि आवर्त सारणी में स्थिति को कैसे पता लगाएंगे। वर्ग और आवर्त के बेस पे। वर्ग मतलब ग्रुप, आवर्त मतलब पीरियड, है ना। इंग्लिश में इसको पीरियड बोलते हैं आवर्त को, और वर्ग ग्रुप को बोलते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पोटेशियम कहां पे आ रहा है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी तत्व अगर दे रहा है तो अगर देखिए, आपको पूरा आवर्त सारणी याद नहीं करनी है और उतने बड़े क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, क्योंकि एसीएफ में आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा, जेई वगैरह में पूछता जरूर है, पर यहां पे आपके लिए उतना। तो हम कुछ पॉपुलर जो एटम होते हैं, कुछ जो पॉपुलर एटम होते हैं जिनके आप क्या कर सकते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है 19। तो 19 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता, ये शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका पता होगा। ये आप बाउ के सिद्धांत के हिसाब से हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s1। अगर मैं काउंट करूं तो यहां से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, ये आ गया आपका आखिरी। तो 19 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने थे। तो क्या देखना है आपको, अगर आवर्त सारणी में स्थिति अगर आपको देखनी है इस क्वेश्चन के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोशा में आ रहा है, ये s जो लिखा हुआ है ये उपकोशा होती है, p जो है वो उपकोशा है। हमारे
परमाणु में 4 उपकोशाएं होती हैं, S, P, D और F। ये 4 उपकोशाएं होती है और इन्हीं उपकोशाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कक्षक के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन S उपकोशा में आया, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। देखिए S उपकोशा तो यहां भी दिख रही है, S उपकोशा तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। आपको नहीं देखना, आपको पहुंच जाना है अंतिम वाले में। तो अंतिम वाला जो S, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस S उपकोशा में आ रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा उस आवर्त सारणी का S ब्लॉक का तत्व। देखिए आवर्त सारणी को एक और तरीके से बांटा जाता है, S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व। 4 भागों में आवर्त सारणी को बांटते हैं और आवर्त और समूह के बेस में 2 भागों में बांटते हैं। एक समूह जो 18 होते हैं टोटल आवर्त सारणी में, और मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, और ग्रुप की बात करेंगे, आवर्त की बात करेंगे तो 7 आवर्त होते हैं, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। तो देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी वो आवर्त की ही बात कर रहा है और समूह की बात कर रहा है कि कौन से आवर्त में होगा, कौन से समूह में होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पहुंच जाना है इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में। अब उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यह प्रथम समूह का तत्व है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 है तो यह प्रथम समूह का तत्व होगा, पर कंडीशन यह है कि वो इलेक्ट्रॉन S उपकोशा के ऊपर होना चाहिए, P पे नहीं। अगर मैं P पे एक लिख देता हूं तो यह प्रथम समूह का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए 2 चीजें देखनी जरूरी है जो मैंने पहले बताया आपको देखना है ये S, मतलब ये जो मैंने 4 उपकोशाएं लिखी है, तो देखिएगा वो इलेक्ट्रॉन S उपकोशा पे होना चाहिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये 19वां इलेक्ट्रॉन है, 19th इलेक्ट्रॉन यही वाला है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोशा में है और संख्या में केवल 1 है तो इस तत्व का, पोटेशियम का समूह कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट समूह हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, यह बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर S उपकोशा में आ रहा है और उसकी संख्या 1 है, सिंगल है, तो वो उसका समूह हो जाएगा फर्स्ट। अब बात आती है उसके आवर्त की, मतलब पीरियड की, कि वो कौन से पीरियड का तत्व होगा। तो वो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा फिर, क्योंकि हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है सबसे बड़ा, वही कहलाता है उसका आवर्त। तो आप देख रहे हैं इसके पहले लिखा हुआ है नंबर 4, तो ये 4th पीरियड का तत्व होगा। अगर मैं यहां पहुंचा होता तो ये 3rd पीरियड हो जाता, यहां पहुंचा होता तो ये 2nd पीरियड हो जाता, यहां होता तो ये 1st पीरियड होता। तो 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड और ये 4th पीरियड, मतलब चौथे आवर्त का। तो बोल रहा है कि पोटेशियम का समूह और आवर्त कौन सा होगा। तो ये आप कैसे पता करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और देखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोशा में अगर आ रहा है और उसकी संख्या 1 है तो समूह हो जाएगा प्रथम, और वो इलेक्ट्रॉन के पहले ये जो नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 जो भी आता होगा, उस नंबर को देखिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होता समूह फर्स्ट और आवर्त 4th। तो किस ऑप्शन में ऐसा था, इसमें पहले ही ऑप्शन में ऐसा था कि फर्स्ट समूह, आप देख लीजिएगा, मैं तो भी पेपर डिस्कस कर रहा हूं सेट ए का, तो उसके चौथे क्वेश्चन का आंसर सही होता फर्स्ट वाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको भी साथ में बताते चलेंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि इसका ऑप्शन यही क्यों हुआ, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हुए। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जायसवाल क्लासेस में हम लोग फिर से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको जायसवाल क्लासेस के माध्यम से ही पूरे पेपर 2016-2017 के पेपरों का पूरा डिस्कशन विथ एक्सप्लेनेशन, विथ 4 चारों ऑप्शंस के डिस्कशन के साथ इसी जायसवाल क्लासेस के ऐप में ही आपको मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करके क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।